हेलो एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैक टॉक पे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था हिंदी में वर्ण संरचना। ठीक है, उसमें हमने स्वर और व्यंजन को देखा था। तो हमने ये समझा था कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? वर्ण संरचना। इसमें हमने जाना कि वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। और भाषा शब्द जो लिया गया है वो संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है बोलना। हमने ये भी जाना था कि वर्ण को क्या कहा जाता है, ध्वनि। और ध्वनि क्या है, वर्ण का कथित रूप है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण है। हमने स्वर और व्यंजन की संख्या जानी, मतलब कि वर्णों की पूरी हमने संख्या जानी। तो हमने ये जाना कि 45 वर्ण होते हैं उच्चारण के आधार पर, और लेखन के आधार पर होते हैं 52। लेखन के आधार पर 52 होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि फ, स और सौ में क्या फर्क है। ठीक है, इनका उच्चारण जाना हमने। इसी तरीके से हमने अंग, ड और अणो का उच्चारण जाना और उनके बारे में जाना। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे स्वर और व्यंजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्वर और व्यंजन को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इस पे थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि भाई स्वर में क्या क्या आता है हमारा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्वर दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद आएगा आपका स्वर में अगर आप अंग, अह, ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको संख्या मिल रही होगी 13। और 13 हमें किस में मिलती है? 13 हमें मिलती है लेखन के आधार पर। ठीक है ना, जब भी ज्यादा संख्याओं की बात करें तो लेखन के आधार पर है, उच्चारण के आधार पर कम हो जाती है, क्योंकि हम उच्चारण के आधार पर कम वर्णों का या कम स्वरों या व्यंजनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल है 13, और इनमें से 3 हटाने पर ये 10 बच जाएंगे, इसको और इसको। तो वो आपका आ जाता है उच्चारण के आधार पर। तो सबसे पहले देखें स्वर क्या होता है। स्वर का नाम ही पता चल रहा है यहाँ पे, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इसी तरीके से ये भी बोला जा सकता है कि हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है, जिन भी वर्णों को बोलते हुए वो हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है ना, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकले, वो आपका स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे स्वर की। तो हमने बात कर दी कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, और हमने ये स्वरों की संख्या भी देख ली कि इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, 13 होती हैं आपकी लेखन के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर 10 होती हैं। ठीक है, किनको हटाया जाता है ये भी हमने देखा। अब मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, ठीक है ना, एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कुछ स्वर जो है वो संयुक्त स्वर भी होते हैं। ठीक है ना, जैसे इनका उच्चारण आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका उच्चारण कैसे किया जाएगा। ये, दूसरा है ये, और तीसरा है ये। ठीक है, ये तीनों। ठीक है, इनको गिना नहीं जाता है, ना ही इनको उच्चारण के आधार पर गिना जाता है, ना ही इनको लेखन के आधार पर गिना जाता है। पर मैं फिर भी ये आपसे पूछ रहा हूं कि आपको इनका उच्चारण पता है या नहीं पता है। अगर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रश्न मैंने रखा है। अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्वर से। ठीक है, हमने पढ़ा स्वर क्या है। स्वर हमने कहा स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। फिर हमने ये भी जाना कि जिसमें हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकले। अब हम यहाँ पे इनके वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला वर्गीकरण आ जाता है मात्रा या उच्चारण के आधार पे। सबसे पहला वर्गीकरण आ जाता है स्वरों का मात्रा या उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पे कैसे? इनमें सबसे पहला आएगा वर्गीकरण ह्रस्व स्वर। ठीक, अब देखें ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ये वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, कम समय लगता है मतलब एक मात्रा के हिसाब से बोले, अगर उच्चारण के हिसाब से बोले तो कम समय लगेगा। मात्रा के हिसाब से बोले तो इनमें केवल और केवल एक मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अ, ई और उ। अ, ई और उ। ए को नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, ए में, ठीक है, ए को नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे अ, ई, उ आपके आ जाएंगे ह्रस्व स्वर। क्या आ जाएंगे? ह्रस्व स्वर, क्योंकि ए के उच्चारण करते समय ज्यादा समय लगता है। यहाँ पे दो तरीके से आपको देखना है, केवल मात्रा को नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि उच्चारण करते समय कहीं ज्यादा समय तो नहीं लग रहा। अगर ज्यादा समय लग रहा है तो उसको नहीं लिया जाएगा। तो ए को यहाँ पे हमने नहीं लिया, दोनों को देखना है। मात्रा एक होनी चाहिए, ये तो स्पष्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे उच्चारण भी क्या होना चाहिए?
कम समय लेना चाहिए, ठीक है ना। उच्चारण करते समय किसी भी वर्ण का या स्वर का, वर्णों में स्वरों का जब आप उच्चारण करें तो उसमें कम समय लगे। तो ऐसा कौन सा है? अ है, हमने कहा ई है और ऊ है, ठीक है। दूसरी बात करें, दूसरा इनका वर्गीकरण होता है जब मात्रा उच्चारण के आधार पे, तो वो आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसमें क्या क्या आ जाते हैं? इसमें अब आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? ह्रस्व स्वर से अधिक समय जिनमें लगे, या फिर दो मात्रा जिनमें हो। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे मात्रा के उच्चारण के आधार पर, और मात्रा के आधार पर इनमें दो मात्राएं होनी चाहिए दीर्घ स्वर में, ठीक है। तो कौन कौन से आ गए? आ, ई, ऊ, ठीक है। री को नहीं लेंगे, ए, ओ और आओ, ये सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमने कहा इसको छोड़ के ई, औ और ऊ को छोड़ करके जितने भी बचे वो सब आ जाएंगे इसमें। और आप इसको, इन तीनों को तो हटा दें, क्योंकि आप इनको केवल और केवल, ठीक है ना, उच्चारण के आधार पर नहीं लेते हैं, मतलब कि केवल और केवल लेखन के आधार पर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इन तीनों को पहले ही विलग कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। अब हम देखें यहाँ पे तीसरा जो प्रकार आता है मात्रा और उच्चारण के आधार पर, वो आते हैं पलूत स्वर। अब स्पष्ट ही होगा कि अभी तक हम यही देखे जा रहे हैं कि मात्रा एक से दो बड़ी, ठीक है ना, ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर में आने पर दो बड़ी। पलूत स्वर में मात्रा तो नहीं बढ़ती, बट उच्चारण काफी अधिक समय लेता है। उच्चारण काफी अधिक समय लेता है दोनों के कंपेयर में। तो पलूत स्वर के उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे राम, नाटक में आप यूज करते हैं। इसी तरीके से आप ले सकते हैं ओम, ठीक है, ये आप इसमें पलूत स्वर में ले सकते हैं। तो ये इनका जो परिभाषा हो गई वो क्या हो गई? उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जिसमें लिया जाए, ठीक है। जैसे किसी को पुकारा जा रहा है नाटक में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा जो स्वर का वर्गीकरण होता है वो होता है जीव के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? जीव के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। हम अभी केवल और केवल स्वर की बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात नहीं कर रहे। दूसरा आ गया आपका प्रयोग के आधार पर। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सबसे पहले अग्र स्वर, दूसरा आ जाएगा मध्य स्वर, तीसरा आ जाएगा पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर कैसे? अग्र स्वर मतलब कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करे, आगे वाला हिस्सा काम करे, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए ऐसे? ई, ठीक है ना, ई और ए, आए, ठीक। तो ये हमारे हो गए ई, ए, आए, ठीक है, ये हो गए, ठीक। इसके बाद मध्य स्वर। मध्य स्वर मतलब वही ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करे। तो ऐसे कौन से हो गए? एक ही है यहाँ पर, औ। मध्य स्वर केवल एक होता है, औ, ठीक। इसके बाद है पश्च स्वर। पश्च स्वर हो जाते हैं आपके जो भी बचे हुए हैं बाकी, आ, ऊ, ओ, आओ, और एक और अंग्रेजी से लिया गया है जो, तो ये यहाँ पर यूज होते हैं। तीसरा है हमारे पास मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख विवर भी बोल दिया जाता है इसे, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहला बोल देते हैं विवृत। विवृत मतलब कि ओपन, विवृत, ठीक है, पूरा खुला हुआ। स्वरों के उच्चारण में जब मुख द्वार पूरा खुले उसको बोलते हैं विवृत। पूरा खुले तो पूरा किसमें खुलता है? सिर्फ एक है, आ। किसमें? आ। इसमें पूरा मुंह खुलता है। जितना ज्यादा से ज्यादा खोला जा सकता है वर्णों में, वो सबसे ज्यादा आ में खोला जाता है। इसके बाद दूसरा प्रकार आता है इसी के अंदर, वो आता है अर्धविवृत, आधा खुला हुआ। देखिए यहाँ पे आधा बंद नहीं कहा जा रहा, आधा खुला हुआ और आधे बंद में काफी अंतर है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया अर्धविवृत, आधा खुला हुआ। तो आधा खुला हुआ किसमें रहता है? मुंह। उसके बाद जिसमें कम खुला रहेगा, आ के कंपैरिजन में, आ से तुलनात्मक रूप में जिसमें कम खुला रहेगा मुंह, उसमें वो आपका अर्धविवृत के अंदर आएगा। जैसे औ, आए, आओ,
अर्ध संवृत, अब आया आधा बंद। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा खुला, फिर आधा खुला, फिर हम पढ़ेंगे आधा संवृत। अर्ध संवृत मतलब आधा बंद। अब आधा बंद और आधे खुले में अंतर है, क्योंकि विवृत में क्या होता है, सबसे ज्यादा खुला, ठीक है, उसके बाद अर्ध विवृत में थोड़ा कम खुला, इसका आधा, कैसे, इसका आधा खुला, तो मतलब इतना, ठीक है। उसके बाद अर्ध संवृत में क्या होगा, और कम खुलेगा, अर्ध संवृत में और कम खुलेगा, और अंततः हम पढ़ेंगे संवृत। संवृत में भी ऐसा नहीं है कि पूरा बंद रहेगा, परंतु संवृत में भी खुलेगा, पर बहुत कम खुलेगा। तो यहाँ पर हम अर्ध संवृत पढ़ें तो इसमें क्या क्या आगे आपके उदाहरण अगर आप देखें स्वरों में, तो आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें ए और ओ, क्या मिलेगा, ए और ओ। और संवृत में क्या मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ई, ऊ, ठीक। तो ये हमारे पास मुखद्वार के खुलने के आधार पर। उसके बाद एक और है ओंठों की स्थिति के आधार पर, ओंठों की स्थिति के आधार पर चौथा वर्गीकरण। ओंठ की स्थिति ऐसे देखी जाती है इसमें कि वृत्तमुखी है या अवृतमुखी है। अगर स्वरों को बोलते हुए ओंठ गोलाकार हो जाते हैं तो वृत्तमुखी, अगर नहीं होते हैं तो अवृतमुखी, ठीक है ना। अगर गोलाकार आकृति बने ओंठों की किस समय, स्वरों को उच्चारित करते समय, तो वो वृत्तमुखी कहलाएंगे उस तरीके के स्वर। और जिन स्वरों को बोलते हुए वृत्तमुखी ना हो ओंठ, उनको अवृतमुखी बोलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवृतमुखी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, अवृतमुखी के अंदर क्या क्या आ जाएगा। तो अवृतमुखी के अंदर आ जाएगा आपका अ, आ, ई, ए, आय। इसी तरीके से दूसरा है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ऊ, ओ, आउ और आ, ठीक है ना, अंग्रेजी वाला जिसमें ऑन लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके। इसके बाद पांचवा है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। देखिए तो इसमें पूरे इतने वर्गीकरण होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इतने वर्गीकरण 3 और बचे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, इसमें 2 हैं, निरानुनासिक और अनुनासिक। निरानुनासिक मतलब स्वरों के उच्चारण में हवा केवल अगर मुंह से निकले तो वो निरानुनासिक है, अगर मुंह और उसके साथ साथ नाक से भी निकले तो वो अनुनासिक है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, ऐसे सारे आ जाते हैं इसमें, अ, आ से लेकर सारे, ठीक है। जिनमें केवल और केवल मुंह से निकलती है, और जिनमें मुंह के साथ साथ नाक से निकले तो उनको क्या बोलते हैं, हम अनुनासिक बोलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अनुनासिक कौन से होंगे, जिनमें ऐसे वर्ण, अनुनासिक के अंदर तो पूरे वर्ण आएंगे अगर हम वर्णों को वर्गीकृत करें, तो इसमें मुंह के साथ साथ नाक से भी अगर हवा निकले तो उनको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, अंग, ठीक है, आंग, इंग, इस तरीके से पूरे, ठीक। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर यानी कि इसमें संघोष और अघोष 2 होते हैं, ठीक है, सघोष और अघोष। घोष मतलब होता है अगर वर्णों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन हो तो उसे क्या कहा जाता है, घोष, ठीक है। तो ठीक है ना, और सघोष वो है जिसमें कंपन होता है, और अघोष वो है जिसमें नहीं होता, ठीक है ना। तो सघोष में क्या होती है, अधिक ध्वनि होती है, ठीक है, और अघोष में कम होती है। तो उसके आधार पे भी यहाँ पे वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा, स्वरों में भी और व्यंजनों में भी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये सभी स्वर क्या है, सघोष हैं, सभी स्वर। इसी तरीके से प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व क्या होता है, अगर हवा कम निकले तो अल्प प्राण, अगर हवा ज्यादा निकले तो महाप्राण। और सभी स्वर किसके अंदर आ जाते हैं, अल्प प्राण के अंदर, ठीक है ना। सभी स्वर अल्प प्राण के अंदर आ जाते हैं। और जबकि व्यंजनों में कुछ सघोष होंगे तो कुछ अघोष होंगे घोषत्व के आधार पर, और कुछ अल्प प्राण होंगे और कुछ महाप्राण होंगे प्राणत्व के आधार पर। इसको भी हम आगे देखेंगे। आइए अब बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन क्या होते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, व्यंजन। स्वरों की या स्वर जिसमें मुख्यतः अ होता है, बिना अ के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता। तो स्वरों की सहायता से या स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बोले
जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो अब हम इसकी और भी डेफिनेशन बना सकते हैं, और भी तरीके से हम व्यंजन को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुककर या रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकले, ठीक है ना, वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ बाहर निकले, उनको क्या कहा जाएगा? व्यंजन कहा जाएगा। जबकि हमने स्वर में कहा था, स्वर में क्या होता था? स्वर में बिना किसी रुकावट के हवा निकलती थी, ठीक है ना, मुंह से बाहर। जबकि हमने स्वर में कहा था हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती थी, ठीक है। तो अब हम देखें यहाँ पर व्यंजनों में क्या क्या है हमारे पास। देखिए, सबसे पहला व्यंजन आता है स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला व्यंजन आता है हमारे पास स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, जैसे कंठ मतलब गले, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठ से स्पर्श करते हुए निकलती है, ठीक है। तो ऐसे व्यंजन जब हवा जो है, जिनका उच्चारण करते समय जब हवा जो है वो फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किन किन भाग को टच करे, किन किन भाग को स्पर्श करे? कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, जिसको हम ओंठ बोलते हैं, ठीक है। तो इनको अगर टच करे, इनको अगर स्पर्श करे तो वो आ जाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कहां से कहां तक आते हैं? क से लेकर के म तक सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी कि वायु जो है वो स्पर्श करेगी किस किस भाग को? कंठ को। तो कंठ को अगर स्पर्श करती है, देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कहा कंठ को, तो किस किस को स्पर्श करेगी? कंठ को। तालु को क्या होता है ये अभी हम समझेंगे इसे, और मूर्धन्य को, ठीक है, मूर्धा को, ठीक है, बोल सकते हैं आप मूर्धन्य, संस्कृत में मूर्धा बोले। इसी के बाद दांत को और ओंठ को, ठीक। तो इनको अगर स्पर्श करे हवा फेफड़ों से निकलती हुई तो वो स्पर्श व्यंजन होंगे, जिन भी व्यंजनों में ऐसा होगा। अब देखें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो क वर्ग आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले क वर्ग आपको दिख रहा होगा, ये है क वर्ग, ठीक है, ये है क वर्ग। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं कंठ वर्ग। इसको हम बोलते हैं कंठ वर्ग। दूसरा है च वर्ग, जिसको हम संघर्ष स्पर्शी भी बोलते हैं, संघर्ष स्पर्शी भी बोलते हैं। दूसरा दिख रहा होगा आपको च वर्ग, इसको हम बोलते हैं संघर्ष स्पर्शी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं तालव्य। देखिए, इसको कंठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि क, ख, ग, घ, अंगौ, इसको अंगौ पढ़ते हैं। तो ये जो सारे के सारे हैं ये कंठ से बोले जा रहे हैं। इसमें जो भी आपकी फेफड़ों से निकलती हुई हवा है वो स्पर्श कर रही है कंठ को। चौ, छ, जौ, झौ, ग्यो, तो आप देख सकते हैं ये तालव्य है, ठीक है ना। चौ, छ, जौ, इसमें तालु पे आपकी जिह्वा टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसके अगले आप देखें यहाँ पे टॉ वर्ग देखें, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टॉ को देखें, अगर आप कहाँ पे स्पर्श कर रहा है? मूर्धा, टॉ, ठौ, डॉ, ढौ, अण, ठीक है। तो मूर्धा पे टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ग। इसके अगला देखें आप तौ, थौ, दौ, दौ, नौ, ये हो गया आपका तौ वर्ग। तो तौ वर्ग में इसको हम बोलते हैं, तौ को देखें अगर आप तो ये दंत पे या मतलब कि दांत पे टच कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं दंत्य वर्ग, इसको हम बोलते हैं दंत्य वर्ग। इसके अगला देखें अगर आप पौ वर्ग, तो इसमें पौ, ओंठ पे आपका स्पर्श हो रहा है, ठीक है ना। ओंठ बिना ओंठ के बोले नहीं जा सकता, पौ, फौ, बौ, भौ, मौ। तो ये हो गया आपका ओष्ठ वर्ग, ये हो गया आपका ओष्ठ वर्ग, ठीक है। उसके बाद अगला आपको पता ही होगा योरोलव को क्या कहा जाता है? योरोलव आ जाता है आपका, ठीक है, योरोलव को कहा जाता है अंतःस्थ, ठीक। और श, स, ह को कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। और अक्षौत्र, ज्ञ, स्र को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अक्ष बनता है कैसे? अक्ष बनता है जब आप क पे हलंत लगाएं और उसके बाद आप उसके साथ मूर्धन्य स को जोड़ें, ठीक है।
मूर्धन्य 100 को जोड़ें तो ये अक्ष बनता है। उसके बाद त्र कैसे बनता है, जब आप तौ के नीचे हलंत लगाएं और इसके आगे रौ लगाएं तो त्र बनेगा। ग्यो कैसे बनता है, ग्यो बनता है जौ के नीचे हलंत लगाएं और उसके साथ ग्यो लगाएं, ठीक है। स्र बनता है तालव्य स्र पे हलंत लगा के और फिर रौ, ठीक है ना, श और फिर रौ। तो ये संयुक्त हैं, इसलिए इनका अपना कुछ नहीं है, मतलब इनको आप किसी भी तरीके से घोष के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर इनको आप वर्गीकृत नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर शब्दकोश की भी बात करें तो शब्दकोश में भी आप इनको कैसे ढूंढते हैं, ऐसे नहीं ढूंढेंगे, इनका अलग से नहीं मिलेगा आपको। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र आपको अलग से नहीं मिलेंगे, आपको इन्हीं के माध्यम से ही ढूंढना होगा। और ये तो बात शब्दकोश की है। अगर आप फोन में भी, अगर आप अपने मोबाइल में भी लिख रहे हैं तो आपको पहले आधा क हलंत के साथ लिखना होगा, फिर मूर्धन्य स लिखनी होगी अक्ष को, और ऐसे ही सभी के साथ करना होगा, ठीक है। तो ये तो बात रही आपकी संयुक्त व्यंजन की। उसके बाद कुछ आगत ध्वनियां हैं, ये भी यहाँ पर महत्व की नहीं है। हमने पहला यहाँ पर वर्गीकरण देखा स्पर्श व्यंजन, ठीक है, हमने कहा स्पर्श व्यंजन। दूसरा वर्गीकरण आ जाता है घोषत्व के आधार पर, और तीसरा आ जाता है प्राणत्व के आधार पर। दूसरा किसके आधार पर आ जाता है, घोषत्व के आधार पर। तो हम देखें घोषत्व के आधार पर वर्गीकरण, और फिर तीसरा हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। हमने पढ़ा था घोषत्व मतलब जिसमें जिन वर्णों, अब यहाँ पे हम व्यंजनों की बात कर रहे हैं, तो व्यंजन को उच्चारित करते समय अगर स्वर तंत्रियां आपकी कंपित करती हैं, अधिक कंपित करती हैं, तो वो हो जाता है सघोष, और अगर कंपित ना करें या कम कंपित करें तो वो हो जाता है अघोष। प्राणत्व के आधार पर देखा था हमने, अगर हवा मुंह से ज्यादा निकले तो महाप्राण, और अगर व्यंजनों को बोलते समय, उच्चारित करते समय हवा कम निकले तो अल्प प्राण, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर समझें कि व्यंजनों में कौन कौन सघोष अघोष होगा और कौन कौन महाप्राण अल्प प्राण होगा, ये हम यहाँ पर समझते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य होते हैं, ठीक है, बट यौरलोवों में कौन कौन क्या है, और बाकी इन तीनों सौ और हौ में कि कौन कौन क्या है, उसको भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घोषत्व के आधार पर देखते हैं। तो घोषत्व के आधार पर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो ये है क, च, ट, त, प, ये किसके अंदर आता है, ये होता है हमारा घोषत्व के आधार पर अघोष, ये होता है अघोष। अघोष मतलब बोलते समय, उच्चारित करते समय इनमें स्वर तंत्रों में कम से कम घर्षण होता है, या फिर आप कहें कि वो कम से कम कंपित होती हैं। दूसरा है इसी तरीके से, दूसरा भी है अघोष, ये ख, छ, ठ, थ और फ, ये क्या हो गया अघोष। इसके बाद है सघोष, और फिर है सघोष, और फिर अंत वाला भी सघोष है, ठीक है। ऐसा आप समझ रहे होंगे, ये भी सघोष है, ठीक है। अंगो, ज्ञो, अणो, नौ और मो, ये हो गए, हमने इस तरीके से समझाया। हमने क्या कहा, हमने कहा सबसे पहला वाला जो है यहाँ पे लिख लेता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, इनको आप ऊर्ध्वाधर तरीके से अगर आप इनको पंक्तिबद्ध करें तो पहला वाला हो गया क, च, ट, त, प, ठीक है। तो ये पहला मैंने लिख दिया यहाँ पे। दूसरा हो गया ख, छ, ठ, थ, प, दूसरा मैंने इस तरीके से लिखा। तीसरा, चौथा और पांचवा आप समझ गए होंगे। तो पहला वाला जो ये वर्ग है, ठीक है ना, अभी हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर इस तरीके से क वर्ग, च वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये क्या होता है, कंठ्य होता है, दूसरा होता है तालव्य, तीसरा होता है मूर्धन्य, चौथा होता है दंत्य और पांचवा होता है ओष्ठ्य। अब हम इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर तरीके से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये क्या है, तो हमने सबसे पहला वाला कहा ये है हमारा अघोष, दूसरा भी क्या है अघोष, बाकी बचे हुए तीनों क्या हैं, सघोष, सघोष और सघोष, ठीक है। ये हो गया घोषत्व के आधार पर। दूसरा प्राणत्व के आधार पर, महाप्राण और अल्प प्राण हमने समझा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वायु निकले मुंह से बाहर तो वो महाप्राण, कम से कम निकले अल्प प्राण। तो इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर, तो पहला वाला जो है क, च, ट, त, प, वो होता है हमारा अल्प प्राण। फिर दूसरा वाला होता है महाप्राण, फिर होता है अल्प प्राण, फिर होता है महाप्राण, फिर होता है अल्प प्राण।
अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अंत वाला ये जो है ये भी क्या हो गया, अल्प प्राण। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे। अब ये जो अंत वाला है इसको हम एक और बोलते हैं, इसका हमारे एक और नाम है इस वाले वर्ग का, इसको हम बोलते हैं नासिक्य। ये सारे के सारे क्या है, नासिक्य या अनुनासिक व्यंजन भी इनको बोला जाता है। ये भी यहाँ पर समझने वाली बात है, नासिक्य और अनुनासिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझना है कि ये क्या है, नासिक्य, नासिक्य या फिर आप इन्हें बोले अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन। अब ये चीज आपको समझ में आ जाती है। अब हम बात करते हैं इन तीनों की, यौर और लौव और सौ वर्ग और इसमें हौ। फिर इसके बाद ये तो हमने समझ लिया, ठीक है, इसमें कुछ बोलने लायक नहीं है। इन दोनों को भी हम देखते हैं, तो इनको हम घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये क्या क्या है, ठीक है ना, ये क्या क्या है, मतलब कि कंठ, तालु क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पर समझा था, देखिए अगर आपको मूर्धा का मतलब समझ में नहीं आया है बाई चांस, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए मूर्धा मतलब यहाँ पे देखिए तालव्य मतलब है कि ये पीछे वाला भाग, ये पीछे वाला भाग, ठीक है, जो पीछे वाला भाग है ये तालव्य में आ जाएगा। बीच वाला भाग जो है मुंह का भीतरी ऊपरी भाग, ठीक है ना, भीतरी ऊपरी भाग, ये क्या है, मूर्धन्य है। दंत्य हमने कहा, हमें तो पता ही है दांत, ठीक है, तो ये तो समझ में आ जाता है, बट मूर्धा समझ में नहीं आता और तालव्य भी कई बार समझ में नहीं आता। तो तालव्य क्या है, मुंह का भीतरी पिछला भाग, अंदर का पिछला भाग, ऊपरी पिछला भाग, और मूर्धन्य क्या है, भीतरी ऊपरी भाग। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जाती है इससे। तो हमने यहाँ पे तालव्य में देखा था कि चौ, छौ, जौ, झौ और ट्य, इसमें टौ, ठौ, डौ, ढौ, डौ मूर्धन्य में। ठीक है, बाकी दंते का तो हमें समझ में आता है कि दंत में आप बोले अगर इसको तौ, थौ, तौ, धौ, नौ, तो आपकी जो जीभ है वो दांत पे टकर रही है, स्पर्श कर रही है। इसी तरीके से पौ, फौ, बौ, भौ, मौ जब आप बोल रहे हैं तो ओंठ पे आपका वायु स्पर्श कर रही है, या फिर आप ये बोलें कि बिना ओंठ की मदद से आप इसे नहीं बोल सकते। ठीक है ना, आपको पौ, फौ, बौ, भौ, मौ में ओंठ की आवश्यकता है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर अंततः हमने कहा कि व्यंजनों में कुछ बच जाते हैं, वो है हमारा यौ, रौ, लौ और वौ। ऐसे ही सौ के तीनों प्रकार, श्रौ, श, सौ, हौ। ऐसे ही हमने कहा ये है हमारे द्विगुण व्यंजन, अणो, ठीक है, अणो और अढ़ो, ठीक, नीचे लगेगा इनके, ठीक है, बिंदु। तो यहां पर अगर आप देखें यौर और लौव, इसमें अगर आप देखें तो ये सभी क्या है, ये सभी सघोष अल्प प्राण है। एक चीज याद रखिएगा, ये सभी यौर और लौव क्या है, सघोष अल्प प्राण है, सघोष अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक, ये सभी क्या है, जितना भी 100 है ये सारे हैं अघोष महाप्राण। ये सारे क्या हैं, अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण। महाप्राण, ठीक। दूसरा हौ क्या है, हौ भी महाप्राण में आता है, पर ये सघोष है, सघोष, और ये भी महाप्राण में आता है प्राणत्व के आधार पर। ये और ये दोनों ही सघोष और मूर्धन्य है, ठीक है ना। मूर्धन्य तो हमने ऊपर ही देख लिया था, ठीक है, तो मूर्धन्य का तो हमें यहाँ पे पता है कि ये भी मूर्धन्य में ही आएगा, तो ये तो हमें पता है, ठीक। हम देख रहे थे ना इस तरीके से, ये कंठ है इस तरीके से, क्षैतिज में जब आप इसको पंक्तिबद्ध करेंगे तो अलग अलग आपको वर्गीकरण मिलेगा। 5 वर्ग ऐसे बनेंगे, 5 वर्ग आपको पता है कि 5 वर्ग ऐसे बनेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, और 5 वर्ग ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो हमने इस तरीके से देखा कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, और इस तरीके से हमने देखा कि कैसे कैसे घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर इनको विभाजित किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हमने पंक्ति से देखा था, ये वाला हमने कहा सबसे पहले अघोष, फिर हमने कहा अघोष, ये भी, बाकी 3 बचे सघोष, ठीक है, और फिर हमने कहा ये अल्प प्राण, ठीक है, और फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प, ऐसे हमने कहा था।
हाँ, तो ये दोनों ही द्विगुण व्यंजन जो हैं ये किस में आ जाते हैं, ये आते हैं आपके सघोष मूर्धन्य है दोनों, हमने ऊपर पढ़ लिया है वो, तो ये दोनों क्या है, सघोष हैं। दूसरी बात, ये जो है अणो जो है ये है अल्प प्राण, और अढ़ो, ठीक है, अणो जो है वो अल्प प्राण है, साफ पता चले, और अढ़ो जो है महाप्राण, इसमें ज्यादा वायु निकल रही है। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में यहाँ पे आ जाती है। ऐसे ही अगर आप यौ देखें तो ये है तालव्य, रॉ, लॉ और वॉ, ठीक है ना, रॉ और लॉ है दंतमूल, ठीक है ना, दंतमूल, दंत के नीचे रॉ और लॉ, ठीक है। इसमें एक चीज आप समझें, अगर इसमें जो यौ और वॉ है ये अर्धस्वर है, यौ और वॉ है ये दोनों ही क्या है, अर्धस्वर है। ध्वनि जो कभी स्वर हो या व्यंजन उसको कहा जाता है अर्धस्वर, तो यौ और वॉ अर्धस्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखें तो हमने कहा ये है दंतमूल, ठीक है, दंतमूल, और वॉ क्या है, दंतोष्ठ, और वॉ क्या है, दंत और ओंठ दोनों, दंतोष्ठ, ठीक है, इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। तो दंत और ओंठ इसमें दोनों ही आते हैं, ठीक है, दोनों ही वॉ को बोलते समय दोनों ही स्पर्श में आते हैं। इसके बाद हम देखें तो ये जो है ये तालव्य है, ये सौ, हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा था कि ये वाला जो सौ है, ठीक है ना, जिसको हम श्रौ पढ़ते हैं, तो ये है हमारा तालव्य, तालव्य, और ये है मूर्धन्य, और तीसरा वाला जो है इसको हम पढ़ते हैं सौ, तो ये है हमारा दंत, ठीक है, दंत, ठीक, ठीक है। तो अंततः आप इसको पूरा सारांश देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपका पूरा सारांश है जिससे आप समझ सकते हैं। देखें, अगर आप सबसे पहले नासिका का देखें तो नासिका में क्या क्या आ जाते हैं देख सकते हैं आप, ठीक है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही हैं। दंतमूल में क्या क्या आ जाते हैं, रॉ, लॉ, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। कहाँ पे है आप देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे उच्चारण किया जाता है, स्पर्श होती है हवा, तो फेफड़ों से निकलने वाली हवा। इसके बाद आप देखें दंत, ठीक है, दंत आप देख सकते हैं, इसमें तौ वर्ग आ जाता है और सौ आ जाता है। दंत प्लस ओष्ठ केवल वॉ आता है, ये आपको याद होना चाहिए। ओष्ठ आ जाता है ऊ और पौ वर्ग, ठीक है, ओष्ठ प्लस कंठ आ जाता है ओ, आउ और आ, ठीक है। मूर्धा आ जाती है री, टौ वर्ग और सौ। तालु में जब स्पर्श होता है तो किस किस में होता है, ई, चौ वर्ग, यौ और शौ। कंठ और तालु की बात करें तो ए, आई, और कंठ की बात करें तो अ, आ, अह, क वर्ग और ह, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये इसका पूरा सारांश है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, तो देखने के लिए आपका शुक्रिया।